ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आधी तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में बारिश की संभावना। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी और तूफान। देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट किया गया है, ऑरेंज अलर्ट किया गया है। देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल में बारिश की संभावना। उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट किया गया है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ चुकी है, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। शुभांगी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, देहरादून का क्या कुछ इस समय वेदर बना हुआ है, साथ ही साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग लगातार मौसम को लेकर जो है अपडेट जारी कर रहा है कि किस तरीके से मौसम रहने वाला है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि मौसम विभाग ने कहा था कि कई सारे जो पहाड़ी जिले हैं और मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। और कहीं ना कहीं देखने को भी मिला, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ओलावृष्टि देखने को मिली, बारिश देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर राहत मिली है। लेकिन मैदानी इलाकों में केवल बादल छाए रहे, लेकिन उमस जो है वो लगातार बनी हुई है। गर्मी से राहत मैदानी इलाकों के जो लोग हैं उनको थोड़ी कम मिली है। लेकिन ऐसे में आज भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बारिश जो है वो हो सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में और हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरियाज हैं अब वहां पर बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। देहरादून के मौसम की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। इसी तरीके से जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी मौसम जो है आज साफ बना हुआ है। हालांकि कुछ पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर अभी बादल छाए हुए हैं और वहां पर बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गर्मी से एक तरफ जहां राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, हर वर्ष हम देखते हैं कि गर्मियों का सीजन शुरू होते ही वनाग्नि की घटनाएं जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीच बीच में बारिश हो रही है, मौसम विभाग भी इसको लेकर लगातार अपडेट दे रहा है, तो वनाग्नि की घटनाओं में पिछले वर्ष से अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो है घटी है ऐसी घटनाएं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रदेश में अभी मौसम जो है अभी आज तो साफ जरूर बना हुआ है और हवाएं आज जो है तेज चल सकती हैं। बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं, बारिश भी कई पहाड़ी इलाकों में हो सकती है और जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से देखिए कल खबर सामने आई थी, जहां जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से अचानक से बाढ़ आ गई, जिसमें 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद 3 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी तरीके से ऑरेंज अलर्ट देहरादून और आसपास की जगहों पर भी जारी कर दिया गया है कि उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पहले से की गई हैं? बिल्कुल, देखिए जब भी बारिश का सीजन होता है या फिर जब भी अपडेट किया जाता है मौसम विभाग द्वारा, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऐसे स्थान है जहां पर भूस्खलन की समस्या हो सकती है, जहां पर रास्ते जो है वो बाधित हो सकते हैं, या फिर ऐसे एरियाज जहां पर नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है बारिश की वजह से, वहां के लिए हमेशा ही टीम्स जो है वो अलर्ट मोड पर रहती है। हालांकि क्योंकि गर्मियां अब शुरू हो चुकी है, ऐसे में बारिश जरूर गर्मी से राहत लोगों को देती हुई नजर आती है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आता है कि कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर रास्ते बाधित हो रहे हैं या कहीं पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपदा विभाग भी पूरी तरीके से तैयार रहता है और उसके साथ साथ जो उनकी टीम्स हैं वो भी अलर्ट मोड पर हमेशा रहती है और हमेशा जो उनका कंट्रोल रूम है वहां से निगरानी रखी जाती है। क्योंकि मौसम विभाग से इसीलिए कहा जाता है कि हर दिन एक दिन पहले ही मौसम विभाग द्वारा एक बयान जारी कर या फिर उनकी तरफ से ये जारी कर दिया जाता है कि अब कितने दिन और कौन कौन से जिले में बारिश या बर्फबारी देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही बीते दिन हमने देखा कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, इन तमाम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। कहीं पर ऑरेंज अलर्ट था, कहीं पर येलो अलर्ट था और आज भी कई पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पर लोगों को मैदानी क्षेत्रों में अगर बारिश होती है या अगर तेज हवाएं चलती है तो उससे गर्मी से जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि उमस देखने को बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल रही है। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर बारिश देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी टीम जो है वो अपनी तरीके से तैयार रहती है और लोगों को इससे जरूर राहत मिलने वाली है।
बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है और समय समय कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज होती रहती है। वहीं सीएम के दौरे को उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों के लिए लगातार देश की राजधानी में जाते रहते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसके लिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करना होता है। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए योजनाओं का प्रस्ताव लेकर केंद्रीय मंत्रियों से बात करनी होती है, जो सीएम धामी के दिल्ली दौरे का एक कारण हो सकता है। के मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और एक नॉर्मल भी दिल्ली जाते हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर के वहां के केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो मुझे लगता है एक ये भी उनका कारण है दिल्ली जाने का। दूसरा, अभी हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उसके लिए जितने भी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन लोगों को भी के साथ बैठकर विचार विमर्श होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के। तो ये भी एक दूसरा कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी का जाने का। और स्वाभाविक है कि वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की योजनाओं को लेकर के उनके बारे में जो है एक प्रस्ताव रखना या कई चीजों को लेकर के विचार विमर्श करना केंद्रीय मंत्रियों से, ये भी एक उनका कारण रहता है दिल्ली जाने का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की यात्रा और तैयारियों पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है, जिससे लगता है कि पिछले साल यात्रा के दौरान हुई अव्यवस्था की स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस चारधाम यात्रा को लेकर लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जो राज्य के हित में नहीं है। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा तैयारियों का अंतिम चरण, कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी हुई गरम। सरकार की यात्रा तैयारियों पर कांग्रेस का निशाना, बीजेपी बोली यात्रा से पहले बंद करें भ्रम फैलाना। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि हर धाम की यात्री क्षमता की रिपोर्ट के बावजूद सरकार असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है, तो फिर रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता क्यों की जा रही है। धस्माना का कहना है कि क्या सरकार ने श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था पूरी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि प्रबंधन की इसी कमी के कारण पिछले साल यात्रा के दौरान यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने इससे कुछ सबक नहीं सीखा है। वहीं यात्रा तैयारियों पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार यात्रा व्यवस्थाएं बेहतर करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस यात्रा शुरू होने से पहले ही भ्रम पैदा करने वाले बयान दे रही है, जिससे राज्य का नुकसान हो सकता है। इसलिए कांग्रेस नेताओं को चारधाम यात्रा पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए। क्षमता जो है पूरे शहरों की, तीर्थ स्थलों की, उसके बारे में जो चर्चा हुई उसके अनुसार यात्री सीमित होने चाहिए। अब सरकार कह रही है असीमित यात्री, जितने यात्री आएंगे उनको हम अलाउ करेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आप जितने यात्री आएंगे उनको आप अलाउ करेंगे। ये कैसे संभव है? पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। पिछली बार आपने देखा जो रजिस्ट्रेशन के अलावा लोग आए थे उन्होंने किस प्रकार से धक्का मुक्की करी, किस प्रकार से बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए। यमुनोत्री में भी, बद्रीनाथ में भी, केदारनाथ में, हर जगह वो अव्यवस्था हुई। सरकार दोबारा से उसका निमंत्रण दे रही है। जब भी यात्रा प्रारंभ होगी आप देखेंगे कि पहले से व्यवस्थित होगी और इस बार यात्रा के लिए हम लोग सब तैयार हैं और हम तो कहते हैं कि खूब यात्री यहाँ पर आए ताकि हमारे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक उससे लाभ मिले, रोजगार उपलब्ध हो। और कांग्रेस को चाहिए कि सुझाव दे अगर उनके कोई सुझाव है, लेकिन माहौल न बिगाड़े। इससे क्या होता है कि पूरे देश के अंदर जब माहौल बिगड़ता है तो नुकसान उत्तराखंड का होता है, तो प्रदेश का नुकसान न करें राजनीति करने के। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 18.5 लाख से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है, जिससे इस साल पिछले साल से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस पिछले साल हुई अव्यवस्था की याद दिलाकर सरकार से पूछ रही है कि क्या पहाड़ की सड़कें, ठहरने
खाने पीने और आवागमन की व्यवस्थाएं लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं राज्य में वनाग्नि नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को लेकर पुलिस विभाग ने भी अपनी तैयारी कर ली है। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि भारत सरकार ने फायर ब्रिगेड को आपदा नियंत्रण का अभिन्न अंग माना। वनाग्नि और आपदा से निपटने के लिए तैयारी को लेकर दीपम सेठ ने कहा कि वनाग्नि और आपदाओं से निपटने के लिए हमारी फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मिलकर काम करेगी। डीजीपी ने कहा कि सभी की तैनाती के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही सभी अपनी अपनी चिन्हित जगहों पर रहकर कार्य करेंगे। आने वाला जो सीज़न है जो चुनौतीपूर्ण रहेगा अग्निशमन व्यवस्था के दृष्टिगत और बाकी तैयारियों के दृष्टिगत, तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, एसडीआरएफ, राज्य के जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं और खासकर जैसा आपने कहा जो पुलिस की टीमें हैं अपनी, ये सब आपसी तालमेल से जो है इनके लिए अलग अलग जगह चिन्हित की गई हैं और सभी अपने चिन्हित स्थलों पर तैनात रहकर कार्य करेंगे। बीजेपी ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया था। वहीं अब प्रदेश में बूथ लेवल तक बीजेपी के लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई हैं, अब लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में सही जानकारी देने के लिए बीजेपी जगह जगह कार्यशाला का आयोजन कर रही है। ये आयोजन 20 अप्रैल से 5 मई तक जिलों, मंडलों और बूथ लेवल पर किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन आया उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी जो टोलियां बनी है वो लोगों के बीच में जाएगी और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो प्रचार करने का है वो उन लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे, क्योंकि बरसों तक जो लोग गुमराह की स्थिति में रहे, आज उनको स्पष्ट हो गया है कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन उनके फायदे के लिए आया है। तो इसीलिए लोगों को ये बताना जरूरी है कि ना ही तो वक्फ बोर्ड से किसी को कोई नुकसान हो रहा है और बल्कि इसमें फायदा ही फायदा है लोगों को। जिस तरीके से विपक्ष गलत तरीके से लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से उनको संदेश देने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष की ये जो विफलता है इसको बताने का काम लोगों के बीच में करेंगे। और हमारा ये कार्यक्रम आज से 25 तारीख तक लगभग सभी बूथों पर, मंडलों में, जिलों में, तमाम विधानसभाओं में इसके प्रोग्राम लगेंगे। हमारे जो इंचार्ज बनकर के गए हैं वो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें सीएम धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अब प्रदेश में बूथ लेवल तक भाजपा कार्यकर्ता लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे, जिससे विधेयक पर भ्रांतियां न फैले। इसके लिए बीजेपी 20 अप्रैल से 5 मई तक जिलों, मंडलों और बूथ लेवल पर कार्यशाला का आयोजन करेगी। वहीं बीजेपी की कवायद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा का काम घर घर जाएंगे और नफरत फैलाएंगे वाला है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है। कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्त में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। जो उनकी संपत्तियों से जो आय है वो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो महिलाएं फूल बरसा रही थी, उन्होंने कहा वक्फ में कोई भी तब्दीली हमारे खिलाफ जो है हमको मंजूर नहीं है। तो ये क्या जागरूकता फैलाएंगे? इनको तो नफरत फैलानी है, जागरूकता नहीं फैलानी। आप इनसे महंगाई की बात करो, ये वक्फ की बात करेंगे। आप इनसे अंकिता भंडारी के अपराध में शामिल वीवीआईपी की बात करो, ये लव जिहाद की बात करेंगे। आप इनसे राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में बात करो, ये थूक जिहाद की बात करेंगे। आप राज्य में विकास नहीं हो पा रहा है उसकी बात करो तो ये मज़ारों की बात करेंगे। इनके पास कोई जनता के सवाल का उत्तर नहीं है। उर्वशी रौतेला के बद्रीनाथ धाम के पास स्थित उर्वशी मंदिर को अपने नाम का मंदिर बताने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उर्वशी रौतेला के बयान का तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सनातनी होने का दावा करती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई एक्ट्रेस पर नहीं की गई।
हम लोग जब बच्चों के नाम रखते हैं तो देवी देवताओं के नाम पर भी रखते हैं। उर्वशी नाम जो उर्वशी के माता पिता ने रखा होगा, निश्चित तौर पर देवी उर्वशी के नाम पर ही रखा होगा। तो मंदिर तो देवी उर्वशी का बना होगा। हाँ, ये नाम जरूर उसको उसके माता पिता ने प्यार में दिया होगा। और मैं समझता हूँ कहीं या तो अति उत्साह में वो कुछ ऐसा बोल गई है या उनको ये भान नहीं रहा कि इसका ये बात कहाँ तक जाएगी, लेकिन मंदिर तो उर्वशी देवी का है। मुझे लगता है ये जो बयान है ये मानसिक दिवालियापन को दर्शाने का कार्य करता है और ये एक ओछी और सस्ती जो लोकप्रियता है उसको पाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई है और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है। वो लोग जो सनातन धर्म में भरोसा रखते हैं, उनको मानते हैं, वो उसके बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस बयान का विरोध करने का कार्य करती है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन का झंडा उठा के तो चलती है लेकिन अपने आप को सनातन प्रेमी बताती है, लेकिन सनातन का उपयोग या देवी देवताओं के नाम का उपयोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। विकासनगर से जो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते देश और दो दिग्गज पार्टियां भाजपा कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लगी। वहीं विकासनगर के अग्रसेन चौक पर इकट्ठा हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष संजय तोमर की अगुवाई में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया, जहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे संजय तोमर ने कहा, कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक देश और देश की जनता को ठगने का काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहाड़ी गली चौक विकासनगर में नेशनल हेराल्ड जो घोटाला है, जो एक साप्ताहिक अखबार नेहरू जी के माध्यम से 1938 में शुरू किया गया था, उस घोटाले के संलिप्त में राहुल गांधी, सोनिया गांधी परिवार का जो नाम आया है, उसके खिलाफ युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस की भ्रष्ट और सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ है। देखने में आता है कि मात्र जिस प्रकार से 50 लाख रुपए से नेहरू परिवार ने जो एजीएल कंपनी को खरीदा और जिस एजीएल कंपनी का 2008 में क्राइसिस, जब कंट्री क्राइसिस चल रहा था, उस समय आर्थिक मंदी के समय बंद हुआ, तो मात्र 50 लाख रुपए टोकन से उस कंपनी को खरीदा जाता है और उसके एवज में 2000 करोड़ संपत्ति का अधिग्रहण करा जाता है, जो कि देश की न्याय व्यवस्था और आम जनमानस का धोखा है। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड खिलाड़ी संघ की ओर से आयोजित खिलाड़ी संवाद कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी खिलाड़ियों को नहीं दी जाती, तब तक खेल और खिलाड़ियों के विकास की बात करना बेईमानी है। उन्होंने कहा, योग्य व्यक्तियों को नजरअंदाज कर अयोग्य लोगों को मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं, इसलिए प्रदेश कई क्षेत्रों में पिछड़ता है। हाँ ठीक भाई साहब। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर मांग की है कि खेल मंत्रालय का मंत्री जो है वो खिलाड़ी होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि जिस मंत्रालय को उसका विशेषज्ञ नहीं मिलेगा, उसमें विकास की संभावनाएं कम पड़ जाती हैं। ऐसा कई बार हुआ कि जब योग्य लोगों को मंत्रालय यानी मंत्री पद से नवाजा नहीं गया। तो आज कार्यक्रम था खिलाड़ी संवाद और इस मौके पर इनसे बात कर लेते हैं, आखिर क्या मन में टीस है कि भाई आप हमेशा 4 बार के आप विधायक रहे हैं और आप हमेशा मांग करते रहे, आपको मंत्री भी नहीं बनाएगा, खासकर खिलाड़ी मतलब जो खेल मंत्री, अब आपने फिर दोबारा इस बात को उठा दिया है। देखिए, आज जो खेल संवाद लक्सर में हुआ है हमारे विकास खंड में, इसमें बहुत से लोगों ने ये बात कही कि साहब हमारा खेल आगे नहीं बढ़ रहा है, हमें धनराशि नहीं मिल पाती है, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने कहा जब तक खेल मंत्री खिलाड़ी नहीं बनेंगे, ये बात मैंने 2012 में भी कही थी, 13 साल पहले, जब लंदन का ओलंपिक हो रहा था और बहुगुणा जी की सरकार थी और जो विधायक और मंत्री लंदन जा रहे थे ओलंपिक देखने, उसमें मेरा नाम नहीं था, जबकि मैं एकमात्र खिलाड़ी था। तो मैंने फिर बोट क्लब पे जाकर, जंतर मंतर पे जाकर के 10 बसों को लेकर के धरना दिया था और पूरे भारत की प्रेस में इस बात को कहा था कि जब तक खिलाड़ी खेल मंत्री नहीं बनेगा, तब तक खेल का विकास नहीं होगा। और उस समय इससे सेरन पैदा हो गई थी। और सोचने वाली बात भी है, जो इंट्रिकेसीज खेल की हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन पैराडॉक्सेस हैं, वो आदमी कैसे समझ लेगा जो आज तक मैदान में नहीं गया, जिसने पसीना नहीं बहाया, जिसने त्याग नहीं किया, जो आधा पेट खाकर नहीं सोया, वो क्या खिलाड़ी बनेगा? नहीं बन सकता। हम जानते हैं खिलाड़ी के दर्द को। आपने एक बात और कही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी कम से कम डॉक्टर के पास होना चाहिए, यानी कि उसके लिए भी योग्य व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोगों को मंत्री पद से नवाजा जाता है जिन्हें उसके बारे में ABCD नहीं पता होती। आपने कही बात।
अब मैं इस बारे में क्या कहूँ, कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाएगी। ये तो हर ही विभाग पे लागू होता है। अगर स्पेशलिस्ट लोग मंत्री बने, शिक्षा मंत्री शिक्षक बनेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस वालों के हाथ में जाएगी, और आपका स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बने तो सबको ही फायदा होगा। सब जानते हैं कम खर्चे में ज्यादा काम करा पाएंगे और घोटाले नहीं होंगे। यानी कि अभी भी गड़बड़ चल रही है? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं अभी चल रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि गड़बड़ चली, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंत्रालय जिस विभाग जो विभाग हो वो उसके विशेषज्ञ होना जरूरी है, उसी मंत्री बनाना जरूरी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में अगर हमारा उत्तराखंड पिछड़ रहा, तो चाहे खेल हो या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, तो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि योग्य लोगों के पास उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जसवीर सिंह इंडी खबर। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत पर मुकदमा दर्ज हुआ। सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि 17 अप्रैल को रणजीत रावत ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में मीटरों को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे मौके पर बवाल हो गया। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। वही खबर देहरादून से है, जहां डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक में स्वास्थ्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को सक्रियता से काम करते हुए डेंगू पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर के सभी छोटे बड़े नाले और ड्रेन की 15 मई तक सफाई का काम पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल समय है और ऑनरेबल सीएम के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो या फिर हमारे फॉगिंग हो, डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। उत्तराखंड में जसपुर के 9 छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट लिस्ट और इंटरमीडिएट परीक्षा में 3 छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में स्थान लाकर परचम लहराया। पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की छात्रा चेतना कुमारी ने तकरीबन 97.6% अंक लाकर मेरिट लिस्ट में 8वीं रैंक प्राप्त की। तो वहीं रामलाल सिंह चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट परीक्षा में ऋषभ कुमार ने 96.2% प्राप्त कर 5वां, ऋषभ का भाई तुषार कुमार ने 94% अंक प्राप्त कर 15वां स्थान दर्ज कर स्कूल और जसपुर का नाम रोशन किया। चेतना एंड आई एम फ्रॉम पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज। मैंने अपनी फर्स्ट टू 8 शिक्षा रूपम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल से प्राप्त की है और मैं आगे बड़े हुए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में 12th का छात्र हूँ। मेरा उत्तराखंड में कक्षा 12th में 7th रैंक आई है मेरे में, और मैं भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। मेरी जो 7th रैंक आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और अपने अभिभावकों को देना चाहता हूँ। निसंदेह जसपुर क्षेत्र जो है पूरे उत्तराखंड में मेरिट दर्ज कराने के लिहाज से शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है, जिसमें पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज के साथ साथ अन्य सहयोगी विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस वर्ष हमारे विद्यालय से हाई स्कूल में 9 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा इंटरमीडिएट में 3 बच्चों ने, जिसमें से एक बालक ने कॉमन मेरिट में और 2 बालिकाओं ने बालिका वर्ग की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट में जिस बच्चे ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है वो कॉमर्स स्ट्रीम में उत्तराखंड का टॉपर भी है। वहीं कैंपटी रोड पर 0 पॉइंट के पास एक चलती टैक्सी कार ने अचानक से आग पकड़ ली, जिसमें कार सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। बताया ये भी जा रहा है कि देर शाम कैंपटी फॉल से लौट रहे वाहन में, जिसमें टैक्सी कार चालक सहित 5 लोग और एक बच्चा सवार थे। मसूरी 0 पॉइंट के पास कार से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार चालक ने आनंद फानन में कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद भी कार से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची। फायर सर्विस के जवानों ने कार में लगी आग को बुझाया। मसूरी पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
0 पॉइंट पर हादसा हुआ ये, और क्या नाम बोले गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। समझदारी का पहले उनको उतारा, इतने में आग पूरी और भड़कती चली गई।